प्रिय विद्यार्थियों, आज की ई कंटेंट का विषय है प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी। इन तीनों के बारे में हमें आज जानना है। बीए पार्ट सेकंड प्रश्न पत्र द्वितीय का कि प्रयोजन मूलक हिंदी जो प्रश्न पत्र है उसका एक बिंदु है। देखिए, साहित्य का संबंध हमारे जीवानुभवों और संवेदनाओं से होता है। उसमें मस्तिष्क और हृदय यानी बुद्धि और भावना दोनों पक्षों का समावेश होता ही है। साथ ही इन दोनों में से किसी एक पक्ष पर विशेष बल भी दिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ भावना की तीव्रता और गहनता होती है। अतः साहित्य की भाषा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है, ये सिद्ध है। वह भाषा आम बोलचाल की भाषा के समान ही सरल एवं सहज हो सकती है और बिंब प्रतीक प्रधान, अलंकारित तथा वक्रोक्ति प्रधान भी हो सकती है। उसका एक से अधिक अर्थ निकल सकता है। उसकी व्याख्या में पाठक की अपनी कल्पना के प्रयोग की संभावना सदैव बनी रहती है और समय समय पर उसकी व्याख्या भिन्न भिन्न कोणों से हो सकती है। उसका यह गुण ही उसे प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा से अलग करता है। इस प्रकार साहित्यिक हिंदी जहाँ भाव, कल्पना, अनुभूति, व्यंजना और वक्रोक्तिपूर्ण होती है, वहीं प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयोजन सापेक्ष, सीधी और स्पष्ट होती है। ये इसमें मूलभूत अंतर है। उसका सीधे और स्पष्ट होने का आशय यही है कि प्रयुक्त शब्दों का वही और उतना ही अर्थ निकले जितना अविष्ट हो। तो साहित्यिक भाषा हिंदी और प्रयोजन मूलक जो हिंदी है उसमें ये कुछ मूलभूत अंतर होता है। अब इसके अतिरिक्त भी जो अंतर हैं वो उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। शब्दावली के स्तर पर तो देखिए, शब्दावली की दृष्टि से ही साहित्य की भाषा की सीमा का कोई बंधन नहीं होता। रचनाकार शब्दों को उनके पारंपरिक अर्थ में प्रयोग करने के साथ ही उन्हें नए नए अर्थ भी प्रदान कर सकता है। ये साहित्यिक भाषा में होता है। लेकिन प्रयोजन मूलक भाषा जो है उसमें प्रयोगकर्ता या लेखक भाषा के साथ इस प्रकार की सुविधा नहीं ले सकता, क्योंकि प्रयोजन मूलक क्षेत्रों में शब्दावली पारिभाषिक होती है, जिसमें शब्दों का अर्थ क्षेत्र विशेष में निश्चित और सीमित होता है। दूसरा जो अंतर है वो है वाक्य रचना के स्तर पर। तो वाक्य रचना के स्तर पर साहित्यकार को पर्याप्त छूट रहती है और वह लालित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग कर सकता है, चाहे तो व्यंजनापरक और व्यंग्यपरक वाक्य रचना कर सकता है। ये हिंदी में साहित्य के लिए छूट है। लेकिन जब प्रयोजन मूलक हिंदी लेखक जो है कि लेखक लेखन करता है तो के लिए स्वतंत्रता इसमें बिल्कुल ही नहीं होती है। वह क्षेत्र विशेष के सुनिश्चित वाक्य प्रयोग कर सकता है, उसमें निश्चितता होती है। तो इस प्रकार से ये इसका दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर साहित्य में प्रयोजन मूलक शब्दावली प्रयोग के स्तर पर हम कर सकते हैं।
साहित्यकार अपने लेखन में प्रयोजन मूलक शब्दावली का अपनी सुविधा से प्रयोग कर सकता है और करता आ रहा है। देखने में भी आता है कि वो करता आ रहा है। आधुनिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों की शब्दावली ने साहित्य की भाषा को बहुत प्रभावित किया है। मध्यकालीन हिंदी भक्ति साहित्य में दार्शनिक शब्दावली निर्गुण, सगुण, शून्य, ब्रह्म, जीव, माया, मुक्ति, ब्रह्मरंध्र आदि इसी प्रकार की शब्दावली इन बिंदुओं में इसी प्रकार की शब्दावली प्रयोग में आई है। लेकिन प्रयोजन मूलक भाषा साहित्य से उस प्रकार कुछ विशेष ग्रहण नहीं कर सकती, वहाँ ये छूट नहीं है। अब तीसरा जो नेक्स्ट जो अंतर हम देखते हैं वो है संचार माध्यमों के स्तर पर। संचार माध्यमों तथा विज्ञापन के क्षेत्र अन्य विषयों से भिन्न क्षेत्र हैं, अतः इनमें प्रयुक्त हिंदी की प्रवृत्ति कुछ भिन्न है तथा वह व्यंजनाश्रित प्रयोग को महत्व देती है। यह संकल्पनाओं और ज्ञान तथा विशेष क्षेत्र पर आधारित न होकर व्यवहार क्षेत्र पर आधारित होती है। इस प्रकार प्रयोजन मूलकता के निकट होकर भी वह साहित्यिक हिंदी का रूप भी ग्रहण नहीं कर पाती है। सामान्य हिंदी से भी प्रयोजन मूलक हिंदी का अंतर है, जैसे यह सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त हिंदी भाषा से कुछ भिन्न है, क्योंकि इसमें औपचारिकता होती है। भले ही औपचारिकता में भेद हो, परंतु प्रयोजन मूलक हिंदी में यह होता ही है। औपचारिकता के कारण प्रयोजन मूलक भाषा की शब्दावली और वाक्य संरचना में सामान्य हिंदी भाषा भिन्न होती है। प्रयोजन मूलक भाषा के वाक्य विन्यास में बोलचाल की सहजता के साथ विशेष सतर्कता और सौदेशता होती है, जो सामान्य बोलचाल की हिंदी से भिन्न स्वरूप प्रदान करती है। प्रयोजन मूलक भाषा में असंदिग्धता और स्पष्टता होती है, जबकि सामान्य बोलचाल की भाषा में अपेक्षा अनुसार संदिग्धता या शब्दों का घुमाव फिराव हो सकता है। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा के इन तीनों रूपों में हम कुछ अंतर देख सकते हैं।